सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अहम दौरा तस्वुर किया जा रहा है, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ की वहां पर मौजूदगी भी बहुत अहम तस्वुर की जा रही है। सऊदी अरब में वहां पर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी से वजीर आजम ने खिताब भी किया और उनका खिताब में कहना था कि सऊदीया और अमारात अगर पाकिस्तान की मदद ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। इसी हवाले से एक सवाल भी उठाया गया है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से कि वो वजूहात बताएं जिसकी वजह से सऊदीया ने $3 अरब पाकिस्तान से वापस मांग लिए थे। हमने देखा है कि वैसे तो पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात जो रहे हैं वो मिसाली रहे हैं, ताहम गुज़िश्ता 1 साल के दौरान पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरब के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। इन उतार चढ़ाव की शिकार होने की वजूहात क्या हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ साथ शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और ऑपोजिशन लीडर भी हैं, जमानत उनकी हुई ताहम वो मुल्क से बाहर ना जा सके। PNI लिस्ट में नाम होने की वजह से वो मुल्क से बाहर नहीं जा सके। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते ये हैं कि जुल्फी बुखारी का जो नाम है वो भी ब्लैक लिस्ट में होता है, लेकिन 3 घंटों के अंदर अंदर वो नाम भी निकाल दिया जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर नहीं जा सके। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि 3 बार वजीर आला पंजाब रहे शहबाज शरीफ, इलाज के लिए वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। ऐसा क्या है कि 3 बार वजीर आला रहने के बावजूद वो कोई अस्पताल भी मुल्क में बना नहीं पाए। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं राना अरशद साहब। बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत साहब आपका भी शुक्रिया। और तजियाकार जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जमील साहब आपका भी शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज करना चाहूँगा शौकत बसरा साहब आपसे। शौकत बसरा साहब, मैंने इंट्रो में बात की कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली ही रहे हैं, ताहम ऐसी क्या वजूहात रही कि सऊदीया ने $3 अरब जो कर्जा दिया वो वापस मांग लिया और दीगर जो उतार चढ़ाव रहे ताल्लुकात में वो भी आपको मालूम ही होगा। शौकत साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक, शौकत बसरा साहब से एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। राना अरशद साहब, आपकी जानिब आऊंगा। राना साहब, चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुछ गलतियां करती भी है ताहम वो उनको सही भी तो कर लेती है, तो इस हवाले से आप उनकी तारीफ तो करेंगे कि सऊदीया से गो के ताल्लुकात हमारे मिसाली नहीं रहे थे, ताहम अब जो दौरा वजीर आजम ने किया है और आर्मी चीफ भी उनके साथ थे, उनसे पहले बल्कि वहां पर मौजूद थे, तो अब तो मामलात सही करने में कामयाब हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, मैं आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और आपका चैनल गवाह है कि जब इन नलायकों को RTS को अब्दी नींद सुलाने के बाद गवर्नमेंट पर मसल्लत किया गया और फिर इन्होंने कहा कि जनाब सऊदीया और UAE से हमारे तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, ये दौड़ते दौड़ते गए ये फ्राडी टोला और वापस आए। उस वक्त भी मैं अप्रिशिएट करता हूं जनरल बाजवा साहब को कि उस वक्त भी 1.5 साल पहले भी वो ही गए थे, 2 साल पहले तल्लुकात बेहतर हुए। और आज भी मैं समझता हूं जो आपने कहा कि अगर बाजवा साहब ना जाते तो इनको तो वो इंटर भी ना होने देते, इसलिए वो कहते हैं कि ये फ्रॉडिये हैं। ये फ्रॉड इस तरह कर गए कि ये जो $2-3 अरब लिए थे उन्होंने वापस ले लिए और इन नलायकों को झिड़कें पड़ी, चाइना से लेकर वापस किए और फिर खुद देखें कि जो वहाँ पर फ्रॉड किया जा रहा है, जो वहाँ की मैं समझता हूँ सफारत खाने में फ्रॉड होते रहे, जो खुद न्याजी ने इकरार जुर्म किया। और अब आप ये देखें कि जब वहाँ के वली अहद साहब आए तो जनाब न्याजी साहब ने ड्राइविंग भी की, और अब देखें कि जब वली अहद साहब पहले पाकिस्तान आए उसके बाद वो इंडिया गए और फिर ट्रंप का दौरा
जो अमेरिका का किया, तो न्याजी साहब ने कहा कि एक 1992 का वर्ल्ड कप और एक और खुशखबरी मैं देता हूं पाकिस्तानियों को। तो फिर मेरा कश्मीर खुश गया। मेरे कश्मीर को आज 644 दिन हो गए हैं। कहां पे है इमरान न्याजी हुकूमत, कहां पे है ट्रंप जो सालसी किरदार अदा करना जा रहा था। आज भी जो वजीर खारजा सऊदिया का बयान है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में सुलह करवाएंगे, तो मैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे कश्मीर की सौदेबाजी होगी। फलस्तीन हमारा पहला बैतुल मुकद्दस है, वहां पर बमबारी होती है, तो ना इमरान न्याजी को तौफीक हुई और ना ही दूसरे मुस्लिम कंट्रीज को तौफीक हुई कि वो इसराइल का डट कर मुकाबला करते। हम सबसे पहले मुसलमान हैं। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, 27 रमज़ान मुबारक का दिन है, और जब पाकिस्तान मार्जे वजूद में आता है तो ये हुक्मरान वो मराज सईद जो कहता था कि हुकूमत आएगी तो 200 अरब डॉलर आएंगे, तो मुझे शर्म आ रही है कि वो वहां पर ज़कात, ईद उल फितर की ज़कात लेने वाले प्रोजेक्ट में बैठकर मेरे पाकिस्तानियों की तौहीन कर रहा है, मेरे एटमी प्रोग्राम रखने वाले पाकिस्तान की तौहीन कर रहा है। ये नाकाम तरीन दौरा है। ये मैं समझता हूं कि जैसे 1.5-2 साल वहां पर पाकिस्तानियों को गवर्नमेंट वहां से जॉब कैटेगरी से निकाला गया, जेलों में डाला गया, और ये नलायक हुक्मरानों की वजह से ही पाकिस्तानियों को सजा मिली। ठीक, आपका पॉइंट आगे। मैं चाहूंगा कि जमील साहब आपसे मैं सवाल करूं, सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हमारे खराब हो गए थे, आप समझते हैं कि इनकी खराबी जो हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरी थी या कुछ और वजह थी? और दूसरा, अब क्या मामलात ठीक हो गए हैं? देखें जी, मामलात ठीक होने का अंदाज़ा आपको चंद दिन पहले शीरी मज़ारी साहब के उस स्टेटमेंट से लगा लेना चाहिए जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि पाकिस्तान के ऊपर इजराइल को तस्लीम करने का प्रेशर है। तो हम अगर डायनामिक्स देखते हैं पाकिस्तान के इर्द गिर्द ममालिक के और ख़ास तौर पर बायलैटरल रिलेशनशिप्स के, तो हमें पता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा सऊदिया इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी रही है। और ये जो मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों में याददाश्तें जिन पर दस्तखत हुए, बहुत सारे मुआहदात हुए जिन पर दस्तखत हुए, माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक MOUs हुए जो साइन हुए हैं, वो सब अपनी जगह पर हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है PMLN के रहनुमाओं की जानिब से कि बीच में आप लोगों के ऊपर जो एक कंपल्शन थी कि 3 अरब डॉलर आपने वापस करना है, वो वापस किए थे, तो उसके बाद क्या उस रिफ्ट को ख़त्म करने के लिए यह हंगामी दौरा था या फिर ये दौरा वाक़अतन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने में एक और संग मील की हैसियत रखता है? तो अभी तक जितने भी सीनियर एनालिस्ट से मेरी बात हुई है वो समझते हैं कि कम से कम जो खला एक पैदा हुआ था 3 अरब डॉलर की वापसी के हवाले से, और उसके बाद पाकिस्तान और सऊदिया के दरमियान गू मगू की एक कैफियत थी वज़राए खारजा के लेवल के ऊपर, तो वो कैफियत किसी हद तक तो कम हो सकती है। लेकिन हम अगर ये समझें कि हम सऊदिया इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी से बाहर निकल पाएंगे तो ये खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। आने वाले दिनों में आपको इसके रेपरकशंस मिलेंगे। आने वाले दिनों में आपको ये डेवलप होता हुआ नजर आएगा कि प्रेशर किस नौइयत का था, कहाँ से डेवलप हुआ और उसके असरात क्या होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसकी बेहतरी के लिए कॉस्मेटिक विजिट तो तस्वर किया जा सकता है, चाहे इसमें पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत क्यों शामिल नहीं थी। लेकिन ये कहना बहुत बेहतर नहीं होगा कि इसके बाद मामलात ऐसे हो जाएंगे कि हम जो चाहेंगे सऊदी अरब वही करेगा, या सऊदी अरब जो 100% कहेगा वो हम 100% मानने को तैयार हो जाएंगे। तो ये हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री की हमेशा अरब इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी रही है और हम उससे निकल पाए, ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी इस विजिट के बाद। ठीक, पॉइंट आ गया आपका। शौकत बसरा साहब, आप भी क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो सऊदिया इन्फ्लुएंस है? क्योंकि सऊदी वजीर खारजा की जानिब से गुज़श्ता रोज जो बयान सामने आया है कि पाकिस्तान भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करेंगे, तो ये किरदार किस तरह का होगा और पाकिस्तान भी क्या इस पे एग्री है? कामरान, पहले तो अभी मैं नून लीग के भाई को सुन रहा था कि वो जी फ्रॉड हैं, पता नहीं फ्रॉड ये हैं। अब ये क़यामत की निशानियां हैं कि टीटी माफिया और ख़ुद जो पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड के, मनी लॉन्ड्रिंग के, टैक्स चोरी के, मार दाड़ के, गरीबों का पैसा खाने के, कर्ज उतारो मुल्क वालों का पैसा खाने के, वो लोग भी अब किस पे गुफ्तगू कर रहे हैं? खारजा पॉलिसी पे।
और जिन लोगों को घर वाले घर के मामलात में मुशावरत नहीं लेते, वो सफारतकारी पे और खारजा पॉलिसी पे बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या तबसरा करूं, अंदाजा ये करें इन बेचारों के असल में ना होश ठिकाने नहीं रही। ये एक शख्स अल्लाह ताला उसको मदीने बुला रहा था और एक टीटी माफिया जो मनी लॉन्ड्रिंग का बेताज बादशाह है, वो पतली गली से रात को वारदात डाल के बाहर निकलने लगा था। इनके होशावास जो है ना वो अपने कायम नहीं है, इनको इमरान खान फोबिया है। आप अंदाजा ये करें कि सऊदी अरेबिया जो, क्योंकि असल में इनके आज भी वही ख्यालात है। सर, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात बहुत मिसाली थे गुज़िश्ता 1 साल से, और ये दौरा था वो वज़ीर आज़म वहां पर अल्लाह के घर में हाजिरी देने ही गए थे और वहां पर कोई दीगर बैकडोर जो मुलाकातें थीं और जिस तरह के ताल्लुकात चल रहे थे पाकिस्तान और सऊदीया के, उनकी दुरुस्तगी के लिए वहां पर नहीं गए थे? कामरान, पहले तो एक इन भाइयों से तजिया करते हैं या किसी पार्टीज के लोग आते हैं ना, उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि अब वो जो 70 साल का एक गला सड़ा फरसुदा निजाम था ना कि डू मोर, हमने हुक्म मानने हैं, हमारी मैं दे रहा हूँ जवाब, सब्र कर लें जवाब दे, जरा सब्र करें ना, सब्र करें, मुझे बात अब नहीं करने दे। मैंने आपने तो नहीं कहनी जो मैंने वो बात कहनी है, मुझे बात करने। अब माजी के अंदर जिस तरह ये लोग डायरेक्शंस लेते थे, हुक्मनामे लेते थे, क्योंकि इनका माल औलाद पैसा सब बाहर पड़ा हुआ है, इसलिए ये तजिए ऐसे करते हैं और अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं पार्टियों के लोग। देखें, एक बात ज़हन में रखें, जो इमरान खान की हुकूमत है वो हमेशा से जो हमारी खारजा पॉलिसी का जो अव्वल असूल वो यही है कि बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। किसी के हम किसी के नीचे लग के बात करेंगे, ना हम किसी को वो वहां पर हमारे कुछ मुफादात हैं। लेकिन जो खारजा पॉलिसी होती है ना, सबसे पहले उसका जो एलिमेंट होता है वो ये होता है आपके अपने मुल्क के मफाद में क्या है, आपके अपने मुल्क के हक में क्या चीज है। बिल्कुल आप क्या कहते हैं कि वहां पर सिर्फ हम प्राइम मिनिस्टर साहब या उनका डेलीगेशन या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो वहां पर सिर्फ उमरा करने गए थे? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे मामला, बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपस में ममालिक के साथ डिस्कस होते हैं, और सऊदी अरेबिया हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है जिसने हमें सर, मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि डट के खड़ा है अब भी इमरान? तो जो पहले ताल्लुकात खराब हुए थे, जिन वजूहात की बिना पर खराब हुए थे, आप अभी तक उन पे खड़े हुए हैं? मैं गुजारिश करूं, तल्लुकात में ऊंच नीच आती रहती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर वो हमारे साथ तल्लुकात खराब हुए थे तो क्या हमने अपने मुल्क की जो हमारी उसके ऊपर हम कुछ सौदा करने जा रहे हैं? हम अपनी खुद मुख्तारी को बेच देंगे? हम किसी को अपने पास गिरवी रख लेंगे? बिल्कुल हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। आपको याद होगा जब ये फोन आया था मियां साहब का और ये पिछड़ का दौर होता था। प्रोग्राम की जाने वापस आते हैं, कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की, जो कि जमानत पर रिहा हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, ताहम उनको बाहर नहीं जाने दिया गया। राना अरशद साहब, क्या कहेंगे आप? जो तनकीद इस वक्त की जा रही है शहबाज शरीफ पर, वो ये भी की जा रही है कि 3 बार वजीर आला रहे पंजाब के, इलाज के लिए वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, वो भी जमानत पर। तो क्या ये शर्म की बात नहीं है कि 3 बार एक सूबे में रहने के बावजूद एक ऐसा अस्पताल नहीं बना पाए जहां पे वो अपना इलाज करवा पाए? कामरान साहब, हाँ वाकई शर्म की बात है कि 3 दफा रहने वाले वजीर आला को जब जला वतन किया गया, जब 12 अक्टूबर 1999 को शब खून मारा गया, 2/3 अक्सरियत रखने वाले मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया और मिठाई तकसीम कर रहा था इमरान नियाज़ी, मिठाई तकसीम कर रही थी पीओ पार्टी। और फिर जब 2 साल जेल काटी, 15 माह जेल काटी, उनको जलावतन किया गया, तो जलावतनी में उनको कैंसर हुआ, और जब कैंसर हुआ तो वहां पर इलाज तो करवाना था। और मेरे भाई, अल्लाह ना करे कैंसर का मर्ज किसी को भी हो, हमारे दुश्मन को भी ना हो, कोई खुशी से नहीं जाता। शहबाज शरीफ साहब जब क्योंकि वहाँ पर ऑपरेट हुआ था और वहाँ से ही वो ब्लड चेंज होता है, अबव 70 उनकी एज है। यहाँ पर तो इमरान नियाज़ी 70 साल का है और वो कहता है कि मैंने उम्रे पे जाना है, मेरे ख़ानदान ने उम्रे पे जाना है, मेरे अली बाबा 40 चोरों ने उम्रे पे जाना है, सरकारी जहाज़ जाएगा। और मेरे भाई, रियासत मदीना वाले अकेले वहां पर हजरे अस्वद को बोसा नहीं देते, वो पहले अपनी रियाया आवाम को बोसा दिलवाते हैं। ये पाकिस्तान के फंडिंग के पैसे पर खेलने वाले,
ये मोदी को 2015 में गोडे टेकने वाले इमरान नियाजी ने जो कुछ किया है, ये मैं समझता हूं ये सल्तनत जो स्टेट के मुलाजिम हैं उनको टाइगर फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करने वाले इमरान नियाजी, ये सल्तनत इमरानिया के जी हजूरी ग्रुप की अब खात्मा होगा। और शबाशी साहब को अदालत ने बेल आउट किया और डिप्टी डायरेक्टर दोनों FIA कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन इमरान नियाजी की जिद और किराए के मैं समझता हूं बेरोजगार जो उनके स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने शहजाद अकबर ने बदमाशी की है और FIA के जरिए शबाशी साहब को रोका है। ये अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी है। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि बावल नगर में कल 5 साल की बच्ची से रेप होता है, कहां है इमरान नियाजी, कहां पे है उस्मान बुज़दार? शर्म ही नहीं आती भाई। लोगों को आपने रमजान बाजार के नाम पर कोरोना दिया, 1 किलो चीनी के नाम पर लोगों को आपने तबाह बर्बाद किया, अरबों रुपए कौमी खजाने से रमजान मुबारक के नाम पर भी खा गए। और शहबाज शरीफ जिसने दिन रात एक किया, कौम की खिदमत की, 3150 अरब के तरक्याती काम करवाए, लेकिन सर अपने लिए क्या अस्पताल नहीं बनाया? कमीशन को साबित नहीं कर सका। सर यहां पर सवाल यही था कि उन्होंने अपने लिए क्या एक अस्पताल भी नहीं बनाया? कामरान हॉस्टल मैंने जैसे कहा क्योंकि वो ऑपरेट बाहर से हुए थे, हॉस्टल तो अल्हम्दुलिल्लाह जो किडनी एंड लीवर हॉस्टल शहबाज शरीफ ने लाहौर में बना दिया है मेरे भाई, वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल का है। तो वहां पे इलाज नहीं करवा सकते शहबाज शरीफ साहब ऐसे? इत्तेफाक मेरे भाई कामरान साहब, मैं तो अर्ज कर रहा हूं जब जेल में थे तो जेल में रहे हैं ना 7 माह। तो अभी सर जमानत जब वो बाहर जाना चाह रहे हैं लंदन, तो वो तो इलाज के लिए ही जाना चाह रहे हैं या फिर वो नवाज शरीफ साहब से मिलकर कुछ बात करना चाह रहे हैं कि आगे की पॉलिसी के हवाले से? कामरान साहब, जब आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट के 4 जजेस ने बेल दी है और आप एक पाकिस्तानी आजाद शहरी हैं, तो फिर क्यों नहीं वो बाहर जा सकते? और इलाज के लिए अगर जाना चाह रहे हैं तो हमारी तो वापसी की भी टिकट हमने कोर्ट में जमा कराई है। लेकिन इस इमरान नियाजी को पूछो कि वो शहजाद अकबर जो मैं समझता हूं ब्रॉडशीट में कमीशन लेने वाला और फॉर्न फंड के अरबों रुपए खाने वाले, और उस्मान बुज़दार जो हमारा टिकट होल्डर था जिसको अब बे का नहीं पता, पूरे 12 करोड़ आवाम का जीना हराम किया हुआ है। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग कोरोना से मर रहे हैं और ये बाहर लेने ज़कात चले गए हैं। ठीक है, ये है इन लोगों की। सर आपने बताया कि टिकट जमा करवा के जा रहे हैं, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के जामिन भी हैं, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है। और शरीफ साहब के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी यही कहती थी कि वो वापस जरूर आएंगे। अब वो वापस नहीं आए हैं। जब वापस नहीं आ रहे हैं तो बयानिया ये डेवलप किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंसाफ की उम्मीद नहीं है कि नवाज शरीफ के साथ इंसाफ होगा और उनके लीडर की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शौकत बसरा के सामने भी बहुत से सवालात रखेंगे कि वो जो 52-55 जो वॉल्यूम शहजाद अकबर साहब लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो अदालत के सामने क्यों नहीं रखे जाते ताकि बेल ही ना मिले। इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। शहबाज शरीफ की जमानत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम खबर है बलोचिस्तान के हवाले से। ये अहम खबर है हमारे पास। बलोचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल और स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली कुद्दूस बजिंजो में सर्द जंग में कमी वाक़या नहीं हुई है, बल्कि ये मजीद बढ़ती जा रही है और वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की हुकूमत के लिए खतरात बढ़ गए हैं। ज़राए का बताना है कि जाम कमाल की जानिब से स्पीकर की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। सूरत हाल क्या है मालूम कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक बताइएगा बलोचिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है और ये सब जंग जो है वजीर आला बलोचिस्तान और स्पीकर असम्बली के दरमियान ये क्यों है?
जी, ये जाम कमाल और अब्दुल कुद्दूस बसिंजो के दरमियान ताल्लुकात तो शुरू से ही कोई अच्छे नहीं थे। और अब इसमें कशीदगी में इजाफा उस वक्त हुआ जब जाम कमाल ने साले बुतानी जो वजीर थे उनको जो है वो फारिग कर दिया और उनका कलमदार भी अपने वापस अपने पास ले लिया, जिसके बाद फिर अब्दुल कुद्दूस बसिंजो के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। और उसके बाद फिर कुद्दूस बसिंजो की कोशिश है कि जाम कमाल की जो हुकूमत है इसको हटाया जाए, और कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ MP और वज़रा से रब्ते भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो जाम कमाल है उन्होंने एक खत लिख दिया है अब्दुल कुद्दूस बसिंजो को, और जिसमें उनकी जो कारकर्दगी है बतौर स्पीकर उसके ऊपर सदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। शिकायत की गई है कि वो जो हुकूमती MPs हैं उनके जो मफादात हैं, उनके जो हकूक है उनका वो ख्याल नहीं रख रहे। बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस बहुत से हुकूमती अरकान को उनके रवैये से शिकायत है। कैमा कमेटी की रिपोर्ट्स डंडे पे नहीं लाई जाती, हुकूमती बिल नहीं लाए जाते, और अपोजिशन के लोगों को ज्यादा जो है वो स्पीकर अहमियत दे रहे हैं। इस सारे मामले के ऊपर एक अहम रोल का किरदार अदा कर रहे थे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, तो उनके जाम कमाल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी थे। जाम कमाल ने उनको भी ये सारी सूरत हाल से आगाह किया है, लेकिन अभी तक जो है वो मामला जो कम सिद्दीक जल्दी से बताइएगा, वजीर आजम के नोटिस में ये बात है और वो कुछ इसमें इंटरवीन करना चाहते हैं? बिल्कुल उनके नोटिस में है, परेशान भी हैं। और पिछले दिनों जो PTI का एक पार्लिमानी वफद था वो भी इस्लामाबाद आया था सरदार यार मोहम्मद रैन की सरबराही में, वो भी जाम कमाल से खुश नहीं है। उनको भी फिर थोड़ी सी लालच देकर कह सकते हैं, या उनके जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करने से मुताल्लिक और डेवलपमेंट फंड से मुताल्लिक उनको जो है वो यकीन दिलाया गया। असद उमर से उनकी मुलाकात है तो वापस भेज दिया गया, लेकिन वो भी चाहते हैं कि जाम कमाल की जगह कोई और आ जाए, लेकिन जाम कमाल को तब्दील होना चाहिए, जबकि इनके अपने अंदर भी बलोचिस्तान जो अवामी पार्टी इनके अंदर जो इख्तलाफात हैं वो मौजूद हैं। वजीर आजम के नोटिस में भी बात है, परेशान भी हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक, इस हवाले से आपने हमें अपडेट किया। अच्छा शौकत बसरा साहब, एक बार फिर से आपकी जानिब आता हूँ, कुछ बात अब शहबाज शरीफ की भी कर लेते हैं। गुज़श्ता रोज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वजीर इत्तलात और साथ शहजाद अकबर भी मौजूद थे, तो उनकी जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ के बाहर जाने की इजाजत देना निजाम की बोसीदगी है। अब जब फैसले इस तरह के आते हैं जो कि पसंद नहीं होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो इस तरह की बातें करते हैं कि निजाम पर ही अदम एतमाद करने की बात करते हैं। तो आप खुद हुकूमत में हैं, निजाम को तब्दील क्यों नहीं करते हैं फिर? कामरान भाई, इस आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन कुछ राना साहब ने इरशादात फरमाए हैं। मेरी अल्लाह ताला की दुआ है कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टी है, और जो लोग खास तौर पर राना अरशद साहब जैसे टीवी पे आते हैं, अल्लाह ताला इनको हौसला दे, सब्र दे, और ख़ास तौर पर इनको सेहत दे और इनका साया इनके बच्चों पे कायम रखे। काफ़ी मेंटली अपसेट और डिस्टर्ब हैं। सवाल गंदम जवाब चने आप पूछ रहे थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, तो ये बहावल नगर पहुँच गए, फिर वहाँ कहने लगे उस्मान बस्तार हमारा टिकट होल्डर है। बेचारों के वैसी होशो हवास गुम हो गए हैं, क्योंकि इनको जब पता चला कि हमारा एक लीडर पहले पतली गली में से गायब हो गया, हमें अकेला छोड़कर दूसरा लीडर भागने लगा था, तो उसको पकड़ लिया गया है। तो ये बेचारों की ना कोई अक्ल उकल काम नहीं कर रही, जो मुंह में आता है ऑल फॉल वो बात टीवी पे आकर कह देते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि हम तो डे वन से पहले ही कह रहे थे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो केस है वो मनी लॉन्ड्रिंग का, वो जिस तरह इनके TT कैश बॉयज उन्होंने रखे हुए थे, उसके जो 52 वॉल्यूम की आपने बात की वो अदालत में जमा है। किसी को भी जमानत का मतलब ये हरगिज नहीं होता। पहले एक बात सुन लीजिएगा कि वो बरी हो गया। आपको याद होगा कि पनामा वाला केस मियाँ नवाज शरीफ साहब का, उस वक्त भी जब उनकी बेल हुई क्या कहा गया कि मियाँ साहब की जमानत हो गई, मरियम बीबी की जमानत हो गई, ये बेगुनाह थे, सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही थी, एंड ऑफ द डे उनको सजाएं हो गई। तो फिर इनका बयानिया कहाँ गया? तो इसलिए केस जो जमानत है मेरे भाई कामरान, वो कत्ल से बड़ा जुर्म नहीं है, उसमें भी जमानत हो जाती है। देखना ये केस चूंकि चल रहा है, शहादतें लग रही हैं, ये अब क्या कह रहे हैं, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब चक्कर देकर झूठ बोलकर वो क्लच प्लेटें और पता नहीं कौन कौन सी प्लेटें ऊपर नीचे करके बतली गली से निकल गए हैं। और मियाँ साहब कौन है? छोटे मियाँ साहब, कहने छोटे मियाँ साहब, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, ये गारंटर है मियाँ नवाज शरीफ साहब के। उन्होंने एफिडेविट दिया, मैं मियाँ साहब को पेश करूंगा, और जो पेश करने वाला बंदा वो भी भाग रहा है। तो मेरे भाई ये असल में फरार होना चाहते हैं, किसी सूरत पे फरार नहीं होने देंगे हम। अदालत ये को फरार कोई ऐसी कैसे बात होना चाहते हैं? और हुकूमत जब बात करती है कि जो जितने भी केसेस की बात करती है, मैंने वॉल्यूम्स की बात की, गुज़श्ता रोज 54 वॉल्यूम्स भी लेकर आ गए थे शहजाद अकबर साहब, लेकिन ये वॉल्यूम्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को दिखाने का या अवाम को दिखाने का क्या फायदा, कैमरों को दिखाने का क्या फायदा? ये अदालत में नहीं पेश की जानी चाहिए? नहीं ब्रदर, यही तो आपको बता रहे हैं।
ये सारी के सारे वॉल्यूम अदालत के अंदर मौजूद है। मैं एक वकील हूं, मैं समझा देता हूं थोड़ा सा आसान अल्फाज में। मियां साहब के खिलाफ चलान जो है वो अदालत में जमा हो चुका है, और ये जो कल वो 54 वॉल्यूम लेकर आए थे, ये एविडेंस का हिस्सा है। वो दिखा रहे थे दोस्तों को, ये जो कह रहे हैं ना हमारे खिलाफ शहादत नहीं है, उन्होंने ये बताया था कि ये 54 वॉल्यूम है जिनके अंदर शहादत ही शहादत है कि किस तरह इनके पैसे कैश बॉयज जो टीटी बॉयज उन्होंने रखे होते थे सीएम हाउस में, वो पैसे इकट्ठे करते थे, पैसे इकट्ठे करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर चले जाते थे, दोबारा इनके अकाउंट्स में आ जाते थे। वो वॉल्यूम बता रहे, वही तो वॉल्यूम है जो अदालत के अंदर मौजूद है, जिनमें और इसमें तकरीबन 15 से 20 गवाह लग चुके हैं, 100-150 के करीब शहादतें हैं जो गवाह हैं ना जो लगने हैं। तो मेरा ख्याल में फैसले का इंतजार करें। जो मियां साहब भाग रहे थे, मैं आपको अपना तजिया बता देता हूं। मियां साहब को इस बात का पता है कि ये ओपन एंड शट केस है, जिस तरह मरियम बीबी और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वर्डिक्ट आ चुका है। लेकिन सर अदालत कहती है कि ठोस सबूत अभी तक नैब फराहम नहीं कर सकी है। असल में हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मैं चाहूंगा कि जमील साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। जमील साहब, आप क्या समझते हैं, जमानत के बाद हुकूमत जो है वो परेशान है? एक जानिब हम ये भी देखते हैं कि निजाम की बोसीदगी की बात की जाती है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ये तक कहते हैं कि ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई तो असम्बलियां तोड़ दूंगा। तो जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो क्या समझते हैं आप, ये बातें जो धमकियां हैं ये इस्टेब्लिशमेंट को लगा रहे होते हैं या माफियाज को लगा रहे होते हैं, या फिर किसी और को ये धमकियां लगाई जा रही होती हैं? हुकूमत और अपोजिशन की जो सियासत है वो एक दूसरे के खिलाफ फूफ हाँ की सियासत है, और हम इसको हमेशा से विटनेस करते आ रहे हैं। खासतौर पर पिछले 2.5 साल में जो हुआ है, उस 2.5 साल में हम जो देखते हैं वो हमें यही बताता है कि ये सिर्फ एक दूसरे को कॉस्मेटिकली लेट डाउन करने की सियासत है। इसके अलावा इस सियासत का किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। शौकत बसर साहब हमारे भाई हैं, बड़े मोहतरम, माशाल्लाह से इतने सीनियर सियासतदान हैं। अभी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब गारंटियर थे मियां नवाज शरीफ साहब के। शहबाज शरीफ साहब गारंटियर थे, मियां नवाज शरीफ साहब थे, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब के गारंटियर ये हुकूमत नहीं थी? अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए मुझे, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप लोग गारंटियर नहीं थे नवाज शरीफ साहब के मुल्क से बाहर जाने के? जाते फिर सुप्रीम कोर्ट, बात करते सुप्रीम कोर्ट में जाके, केस को आगे आगे प्रोपेल करते। सुन लीजिए, अब मेरी अर्जी सुन लीजिए बसरा साहब, लेट मी कंप्लीट। देखें, आप लोगों ने इतना डिटेल में बात की है, मैं बिल्कुल बीच में इंटरप्ट नहीं किया। यही बात मैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी कहना चाहूंगा। क्या इस पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? पब्लिक को पता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब किस अंदाज से मुल्क से बाहर जा रहे हैं। चले अभी नहीं जाएंगे, 16 तारीख को चले जाएंगे, 17 को चले जाएंगे, लेकिन किस अंदाज से जा रहे हैं? जहां पर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी की बात करते हैं आप लोग, इस मुल्क के अंदर कौन से ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं है? यास्मीन राशिद साहिबा से ज्यादा बीमार तो कोई भी पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, जो कि वजारत सेहत भी देख रही है, हर 2-3 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही होती है, कीमोथेरेपी भी चल रही है, वो भी कैंसर पेशेंट है। तो ये बात तो हम नहीं कह सकते कि इलाज के लिए वो जा रहे हैं या खुसूसी तौर पर वहीं इलाज हो सकता है। इस्तेहकाक है उनके पास, उनको हक हासिल है, वो जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो दुनिया के किसी भी इलाके में जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं जहां पर कोई और भी जा सकता है। लेकिन अवाम को सिर्फ ये बताना कि वो जाही ट्रीटमेंट के लिए रहे हैं, तो ये गलत बात है। और अगर गवर्नमेंट को ये पता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और ये बैकडोर रिलीफ नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, या हम पब्लिक इतनी सादा लौ और बेवकूफ हैं कि हम समझते नहीं है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? और उससे बड़ी अलमिया की बात आप देख लीजिए कि एक तरफ आपका कोर्ट ये डिसीजन देता है, यानी जमानत की बात होती है और उनको मुल्क से बाहर जाने की, उस फ्लाइट नंबर के हवाले से अगले दिन एक और लिस्ट सामने आ जाती है जिसका आज तक कोई पता ही नहीं था कि इस नाम की भी कोई लिस्ट होती है। यानी वो ब्लैक लिस्ट तो अलग थी, एक और लिस्ट आ जाती है। तो ये हम बच्चे तो नहीं है, क्योंकि प्रेशर इतना डेवलप हुआ कि आपको मजबूरन ये करना पड़ा कि हम दिखाएं कि हम रोक रहे हैं, हम जाने नहीं दे रहे, लेकिन सिस्टम जाने दे रहा है। ठीक पॉइंट आ गया आपका। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जल्दी से मैं राना अरशद साहब से कमेंट। राना साहब, हमने देखा है कि बाहर जाने से पहले शहबाज शरीफ जो हैं वो 2 ममालिक के सफीरों से मुलाकात करते हैं, लेकिन पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में होने के बावजूद मुलाकात नहीं करते हैं। इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ, शबाशी साहब सलीम साफ़ी साहब की वालदा की अफसोस के लिए गए थे, और जो चाइनी एम्बेसडर थे और दूसरे दोनों ने पहले लेटर भी लिखे थे, वो भी आपके सामने हैं, और वो ऑन बोर्ड थे, और फजलुर रहमान साहब के साथ फ़ोन पे बात हो गई थी, और जो पीडीएम का सरबराही इजलास होना था उसमें शहबाज शरीफ साहब ने जाना था। अब इशू ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब अब 7वां गिरफ्तार रहते हैं, पहले 7वां गिरफ्तार रहते हैं, और अब जब शहबाज शरीफ साहब की 14 तारीख को बेल होती है
और जैसे गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया, कभी जजेस के फैसले अगर ऐसे भी होता है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का कि आप वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पर बेल आउट परमिशन अलाउड लिखा हुआ था, लेकिन वो 4 दिन बाद स्टेटस तब्दील होता है, हमें उस पर भी इतराज़ नहीं। दोबारा फुल बेंच ने और हुकूमती वकला को टाइम देने के बावजूद उनको बेल आउट किया और उनको ECI लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। तो ये देखें कि जो मुल्क का अपोजिशन लीडर है उसके साथ ये रवैया सलूक है। और एक इमरान नियाजी देखें कि पूरा टोला सरकारी खर्चे पर उम्रा करने गया हुआ है। हमें खुशी है, अच्छी बात है कि वो उम्रा करें, लेकिन सरकार और गरीबों के टैक्सेस के पैसे पे तो ना जाए और वहां पर ज़कात इकट्ठी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनको मियां नवाज शरीफ फोबिया हो गया है। जो इमरान नियाजी पहले दिन से चंदा मांग कर और चंदा मांगना, क्रिकेट खेलना और काम है, हुकूमत चलाना और जिस तरह मीडिया हाउसेस डिस्टर्ब हैं, जिस तरह आपका पॉइंट है कि I'm sorry, मुझे नेक्स्ट सेगमेंट की जाने बढ़ना है। बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त का। शौकत बसरा साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। जमील फारूकी साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की भी, जिसकी तीसरी लहर की शिद्दत में कमी वाक़या नहीं हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी 78 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जो स्टेप्स लिए गए हैं वो कहा जाए कि लास्ट स्टेप्स हैं तो गलत ना होगा। लॉकडाउन कर दिया गया है, अशिया ज़रूरिया जो हैं बुनियादी, उनके अलावा बाकी तमाम जो तफरीही मकामात हैं उनको बंद कर दिया गया है, मॉल्स को बंद कर दिया गया है, मार्केट्स को बंद कर दिया गया है। तो ये स्टेप्स लिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, जिस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ताजरों की बात की जाए तो वो तो कहते हैं कि हम इस लॉकडाउन को नहीं मानते हैं, ताहम हुकूमत की जानिब से इम्प्लीमेंटेशन की भी भरपूर कोशिश की जा रही है। फौज भी इस वक्त मौजूद है और साथ साथ वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी जारी है। कराची के अंदर खासतौर पर एक्सपो सेंटर में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है। इतलात ये भी हैं कि अब ईद के बाद यानी 16 मई के बाद से जो प्रॉपर है आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन उसका अमल जारी होगा और ना सिर्फ 40 से ज़ायद उम्र के अफराद सिंध के अंदर वैक्सीन अपने आप को लगवा सकेंगे, बल्कि जितनी भी जो भी अफराद जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं 16 मई के बाद से वो वैक्सीन खुद को लगवा सकेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद साहब हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो वैक्सीन के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। एक तो पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन है वो उसका प्रोसेस आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का प्रोसेस अच्छी तरह चल रहा है और जिस स्पीड से चल रहा है क्या वो काफ़ी है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है वो काफ़ी बेहतर है काफ़ी ममालिक से, लेकिन इसमें मज़ीद गुंजाइश है इम्प्रूव करने की, क्योंकि हमारे पास तेज़ी आने के लिए ज़रूरी था कि आवाम की शमूलियत हो। तो शुरू में आपने देखा कि आवाम इतनी ज़्यादा राग़िब नहीं हो रहे थे और फिर आपकी और मीडिया की जो ताउन से और फिर आप सब लोगों की काविशों की वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग वैक्सीनेशन की तरफ राग़िब हो रहे हैं और बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर तक जा रहे हैं। तो ग्रेजुअली इसमें इजाफा ज़रूरी था, क्योंकि अगर पहले हम वैक्सीन मंगा लेते और लोग नहीं लगाते तो वो ख़राब हो जाती। तो जैसे जैसे वैक्सीनेशन प्रोसेस में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है उस हिसाब से वैक्सीनेशन और वैक्सीन जो है वो की जा रही है। और आज आपने देखा कि एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर कल खोला गया है, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और इस तरह ओवरऑल जो है हमें इसको मजीद बेहतर करना चाहिए और आवाम की शमूलियत बहुत बहुत ज़रूरी है कि जब तक आवाम की शमूलियत नहीं होगी, आप हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में वैक्सीनेशन और वैक्सीन सेंटर बना लें, लेकिन जब तक आवाम आएंगे नहीं और वैक्सीन लगवाएंगे नहीं तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा, जो पीक है थर्ड वेव की, क्या हम उस पीक पर पहुंच चुके हैं? नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, पीक अभी काफ़ी दूर है और हम मुसलसल ये मुतला करते आ रहे हैं कि जो पीक है वो उसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। और इस तरह हमने प्रीवियस पीक के जो है ना काफ़ी कैजुअलिटी हमारे पास थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्ट हुए। तो इस वक्त भी हमारे पास पीक तब होगी जब केसेस डाउन होना शुरू हो जाएंगे। अभी तक इस नंबर्स में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और स्पेशली जो ईद का मौका है और बहुत बड़ी गैदरिंग जो अभी ये डेवलपमेंट हो रही है, लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं, तो ये पीक को मजीद इजाफा करने में ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा कि क्राउड जो अब जितना ज़्यादा होगा
उतनी ज्यादा जो है इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा। तो हम ईद के बाद तक पीक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईद के बाद इसका एक्सपेक्ट है कि भाई जब जितना ट्रांसमिशन होती है उसके बाद मालूम होगा कि कितने ज्यादा पैमाने पे ये ट्रांसमिशन होती है और कितनी हम कामयाब होते हैं इसको रोकने में। हम मुसलसल आवाम से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि ये SOPs पे अमल करें, लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं विजुअल आप दिखा रहे हैं कि काफी बड़ी तादाद में लोग बाजारों की तरफ जा रहे हैं। SOPs की आपने बात की, उस पर किस हद तक अमल हो रहा है? हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमजद काइम खानी भी मौजूद हैं। अमजद, बताइएगा, लॉकडाउन का निफाज तो किया गया है, इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है कराची की? बिल्कुल देखें कामरान, लॉकडाउन बिल्कुल नाफिज है। जो बड़ी मार्केटें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, पार्क्स हैं, स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो हजूम वाली जगह हैं, तमाम की तमाम हुकूमत की जानिब से बंद कर दी गई हैं और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। यानी कि जो बड़े बाज़ार मॉल्स हैं वो बिल्कुल बंद हैं, लेकिन जो गली महल्ले की दुकानें हैं, जो फ्रूट्स के ठेले हैं, पथारे हैं, दीगर जो कारोबार है वो अब भी खुले हुए हैं। सड़कें रवा दवा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि जो सिंध का अगर आदादो शुमार देखे जाएँ तो कराची में जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर है उसमें इजाफा होने के बाद अब ये तादाद जो है वो 10% तक बढ़ गई है। इसी तरह हैदराबाद है सिंध का दूसरा बड़ा शहर, 12% तक जो है वहाँ पे कोरोना केसेस की जो है वो शरह रिकॉर्ड की गई है। और जो दीगर अजला हैं कराची के, सिंध के जो दीगर अजला हैं उनमें 3% तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है। कराची में और सिंध में सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल का इलाका है, ज़िला शर्की है। 23% का जो ख़तरनाक हद है हिंसा है वो ज़िला शर्की अबूर कर चुका है। इसी तरह जो ज़िला जनूबी है वो दूसरे नंबर पर है जहाँ 15% जो है वो रेशो है और ये जो ख़तरनाक हद है कामरान इसको ये क्रॉस कर चुका है। अब पुलिस की जानिब से जो रेंजर्स है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनकी जानिब से SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए ज़िले सतह पर कमेटियाँ भी कायम की गई हैं। और रात के वक्त जो है ज़िला वस्ती में गुज़श्ता रात हमने देखा कि वहाँ जो है वो नाके भी लगाए गए, शहरियों से पूछगछ भी की गई कि वो मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अब भी जिस वक्त जो लोग शहर से बाहर जाना चाहते हैं ईद मनाने के लिए, उनके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं या फिर उनको रोका जा रहा है, शहर की हद तक ही महदूद किया जा रहा है? जी देखिए कामरान, जो बस सर्विस है उसको तो रोका जा रहा है, बस सर्विस पे पाबंदी है। इंटर सिटी बस सर्विस है उस पर पाबंदी सिंध हुकूमत की जानिब से लगाई गई है। लेकिन जो ट्रेन है और हवाई जहाज़ है, हवाई सफ़र है, वो अब तक नहीं रोका जा सका। सिंध हुकूमत भी इस पर बार बार कहती रही है कि जो ट्रेन है और हवाई सफ़र है इसको रोका जाए। ताहम जो प्राइवेट गाड़ियों में, निजी गाड़ियों में लोग यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। उनको कोई नहीं पूछ रहा कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पाबंदी के बावजूद क्यों लोग प्राइवेटली कम्यूट का सिलसिला जारी है। अमजद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। डॉक्टर, खास सवाल आपसे करना चाहूंगा, जो इस वक्त कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, अस्पतालों में जो आ रहे हैं, उनके सिम्टम्स में क्या फर्क आप देख रहे हैं? जो कि पहली लेयर थी, पहली वेव थी कोरोना की, उसमें जिस तरह के सिम्टम्स थे मरीजों को, क्या उसी तरह के सिम्टम्स हैं या फिर अब थर्ड वेव ने सिम्टम्स तब्दील हो चुके हैं? सिम्टम्स तो मिलते जुलते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल में इस वक्त पेशेंट आ रहे हैं वो बहुत क्रिटिकल केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। पहले ये था कि कम बीमार लोग आते थे, अब ये जो ऑलमोस्ट ICU और उनको लाजमी ऑक्सीजन की ज़रूरत पेश आती है। तो ये बहुत एक नई बात है कि पहले डॉक्टर के पास काफ़ी टाइम होता था उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, अब ये है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं और उन पर ज़्यादा तवज्जो डॉक्टर्स की देना पड़ती है। तो ये एक नया फैक्टर है क्योंकि ये जो नए वेरिएंट्स है ये बहुत तेजी से फैलते हैं और ज़्यादा सिक, जिसको हम कहते हैं ज़्यादा बीमार पेशेंट हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक फैक्टर ऐसा है जो काफी खतरनाक है। डॉक्टर साहब, जो मेरा सवाल आपसे मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि इससे पहले हम देखते थे कि सिम्टम्स शो हो जाते थे और लोग अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते थे, क्या ऐसा भी है इस बार कि थर्ड वेव के अंदर सिम्टम्स जो होते हैं वो जब सबसे अपने हाई पीक पे होते हैं तब वो शो होते हैं और मरीज जो होता है वो डायरेक्ट अस्पताल ही जाता है? ये भी ऐसा नहीं, क्योंकि ये सिम्टम्स काफी चेंज हो रहे हैं क्योंकि नया वायरस है, लेकिन दूसरा लोग सिम्टम्स को पहचान गए तो वो उन सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल आते नहीं है, वो खुद अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब वो तबीयत ज्यादा खराब होती है तब उस स्टेज पे आते हैं, तो तब तक सिम्टम्स डिफरेंट हो चुके होते हैं। तो ये फैक्टर ये है कि लोग ज्यादातर अपने आप को घरों तक महदूद रखते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोरोना इतना खतरनाक नहीं है और हम खुद मैनेज कर लेंगे। तो जब तक वो हॉस्पिटल आते हैं काफी हद तक देर हो चुकी होती है। तो सिम्टम्स, आपकी बात सही, कोई नए सिम्टम्स भी डेवलप हो रहे हैं
लेकिन वो मजमूरी तौर पे ओवरऑल वही सिम्टम्स है, इक्का दुक्का सिम्टम्स चेंज हुए हैं, लेकिन ठीक। फैक्टर ये है कि डॉक्टर लोग सईद hospital साहब, तक आई एम सॉरी शॉर्ट प्रोग्राम की मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। अलाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।